India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ईसाई पादरियों संस्थानों पर हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। भीड़ हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के राज्यों के अनुपालन पर केंद्र को हलफनामा दायर करने का दिया गया निर्देश। महिला वकीलों के ई फाइलिंग से छूट देने की मांग वाली याचिका को सीजीआई चंद्रचूड़ ने किया खारिज। कहा, महिलाएं तकनीक के प्रयोग में पीछे नहीं हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की शक्तियों की व्याख्या की। कहा, ट्रायल कोर्ट आरोप हटा नहीं सकता, सिर्फ पहले से तय आरोपों को बदल सकता है। सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। पत्रकार से दुर्व्यवहार और धमकाने का मामला खारिज। 2019 में पत्रकार ने मारपीट का लगाया था आरोप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ईसाई पादरियों और ईसाई संस्थानों के खिलाफ कथित हमलों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को विभिन्न राज्यों से डेटा एकत्र करने और तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ केस में जारी निर्देशों के अनुपालन पर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस तरह के हमलों को रोकने के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका पर आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने अपनी पिछली सुनवाई पर झारखंड राज्य को तहसीन पूनावाला फैसले के अनुपालन के संबंध में एक सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को सूचित किया कि झारखंड राज्य ने अदालत के आदेशों के अनुसार अपेक्षित डेटा जमा कर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य ने अभी तक अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी वकील एडवोकेट सुमीर सोढ़ी ने प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ ने पहले ही निर्देशों का पालन किया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। शीर्ष अदालत ने इसके बाद सप्ताह के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भाटी को रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय किसी भी सूरत में लिस्टिंग की अगली तारीख पर या उससे पहले अदालत के निर्देशों के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट तैयार करने जा रहा था। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए एडवोकेट कॉलिन गुंजाल्वेस ने अदालत को अवगत कराया कि ईसाई समुदाय के खिलाफ हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब मामला दायर किया गया था तो उन्हें उम्मीद थी कि इन सभी उदाहरणों को देना एक निवारक होगा। अब कुछ पूछताछ चल रही थी। 2022 के बाद हर जगह ईसाइयों के खिलाफ हमलों में तेजी से वृद्धि हुई है। गुंजाल्वेस ने कहा, अधिवक्ता ने आगे एक प्रणाली तैयार करने के लिए निर्देश मांगा जिसमें कोई कमजोर समुदाय डर के कारण आगे नहीं आ सकता है तो नोडल अधिकारी अभद्र भाषा का रिकॉर्ड करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा देश में कहीं नहीं हो रहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने तब डेटे को समेटने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए मंजूर कर लिया कि हलफनामा प्राप्त करने के बाद देश की शीर्ष अदालत प्रत्येक राज्य में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल्स और डेप्थ रिकवरी अपीलीय ट्रिब्यूनल में अनिवार्य ई फाइलिंग की पुष्टि की। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी
पारदीवाला की खंडपीठ ने ऐसा करते हुए इस धारणा पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की कि लेडी डॉक्टर्स को अनिवार्य ई फाइलिंग के नियम से छूट की आवश्यकता होगी। याचिका में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसने डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल्स और डेप्थ रिकवरी अपीलीय ट्रिब्यूनल्स के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग संशोधन नियम 2023 नियम 3 में संशोधन किया। संशोधित मानदंडों के अनुसार डीआरएटी के समक्ष आवेदकों द्वारा याचिका की ई फाइलिंग की जाती है, मगर इसे बिना किसी परिसीमा के अनिवार्य कर दिया गया। इससे पहले डीआरएटी के समक्ष रिप्रेजेंटेशन की ई फाइलिंग केवल तभी अनिवार्य थी जब रिकवर किया जाने वाला डेप्थ 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो। मामले पर बहस करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने अनिवार्य ई फाइलिंग के नियम के कुछ अपवादों की मांग की। उन्होंने कहा, छूट उचित के पर्याप्त कारण हैं। महिला वकीलों और वरिष्ठ अधिकारों को छूट दी जानी चाहिए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस पर टिप्पणी की, आपका मतलब है कि महिलाएं सक्षम नहीं हैं। महिला वकील पुरुष वकीलों की तुलना में अधिक तकनीकी जानकार हैं। ये धारणा क्यों है कि महिला वकील समायोजित नहीं होंगी या तकनीक के इस्तेमाल में पीछे हैं। याचिकाकर्ता ने सीनियर सिटीजन्स के मामले में भी छूट मांगी है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने ई फाइलिंग को और अधिक सुलभ बनाने के निर्देश प्रदान करने वाले आदेश को समाप्त करते हुए डीआरटी या डीआरएटी में जाने वाले वकीलों से जल्द खुद को अपग्रेड करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1988 के एलपीजी आदेश के तहत केवल निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी ही गैस सिलेंडरों के कथित अवैध कब्जे के संबंध में तलाशी या जब्ती की कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए जस्टिस अभय एस ओका और राजेश बिंदल की पीठ ने गैस सिलेंडरों की जमाखोरी के आरोपी 2 व्यक्तियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि ये एक उपनिरीक्षक था जिसने वर्तमान मामले में अभियुक्तों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन का नेतृत्व किया था, जबकि वो कथित रूप से काले रंग में सिलेंडर बेच रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया, इस तर्क का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि पुलिस के उपनिरीक्षक को आदेश के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया था। यह एक स्थापित नियम है कि जहां किसी कार्य को एक निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी जाती है, उस चीज को उस तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। अपीलकर्ताओं ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत अपनी दोष सिद्धि और 6 महीने की सजा को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला पकड़ में नहीं आ सकता है, क्योंकि कार्रवाई एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारी के बजाय एक सब इंस्पेक्टर द्वारा की गई थी। प्रतिवादी राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्तों को केवल तकनीकी आधार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मामला कालाबाजारी और अनाधिकृत कब्जे का था। ऐसे समय में जहां गैस सिलेंडर की कमी थी, उस पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्तों की प्रस्तुतियों में बल पाया है, इसीलिए इसने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और अभियुक्तों को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में ओपन बैलेट सिस्टम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ एनजीओ लोल प्रहरी द्वारा चुनाव नियम 1961 के आचरण के नियम 39AA को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी। नियम 33A के अनुसार राज्यसभा चुनाव में एक मतदाता जो एक राजनीतिक दल का सदस्य है, उसे राजनीतिक दल के अधिकृत एजेंट को यह सत्यापित करने की अनुमति देनी होती है कि मतपत्र के अंदर मतपत्र डाले जाने से पहले किसे वोट दिया गया है। अगर मतदाता प्राधिकृत एजेंट को मतपत्र दिखाने से मना कर देता है तो इसका परिणाम वोट रद्द हो जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील एसएन शुक्ला ने दलील दी कि नियम 39AA1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 उपधारा 4 और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और आरपीए की धारा 123 उपधारा 2 के भी विपरीत है। अनुच्छेद 80 उपधारा 4 प्रावधान करता है
कि प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। इसके अलावा आरपीए की धारा 123(2) प्रदान करती है कि किसी भी चुनावी अधिकार के मुक्त प्रयोग के साथ किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से अनुचित प्रभाव को भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। याचिकाकर्ता ने बताया कि 1951 से 50 से अधिक वर्षों के लिए राज्यसभा के लिए मतदान गुप्त मतदान के आधार पर किया गया था, लेकिन 2003 में नियम 39AA को एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। हेट स्पीच की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि धर्म को राजनीति से मिलाने से ही हेट स्पीच होती है। राजनेता सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच पर लगाम लगाने के लिए सिस्टम बनाने की जरूरत है। असामाजिक तत्व बयानबाजी कर रहे हैं, हर नागरिक को संयम रखना चाहिए। लोग शपथ लें कि वो अन्य लोगों को अपमानित नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच से छुटकारा पाने के लिए धर्म को राजनीति से अलग करना होगा। जब तक राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक हेट स्पीच से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच देखा जाए तो एकदम राजनीति है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो राजनेता हैं वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में धर्म और राजनीति जुड़े हुए हैं, यही कारण है कि हेट स्पीच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने हेट स्पीच को दुष्चक्र करार दिया और कहा है कि भाईचारे का विचार अधिक था, लेकिन खेद ये है कि दरारें आ चुकी हैं। क्यों नहीं राज्य समाज में नफरती भाषण पर लगाम लगाने के लिए सिस्टम विकसित कर सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हम कहां जा रहे हैं। एक समय था कि देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता थे, जिनका भाषण सुनने के लिए लोग आधी रात को दूर दराज गांव से आते थे। अब असामाजिक तत्व बयानबाजी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हर नागरिक को संयम रखना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि देश के लोगों को ये शपथ लेनी होगी कि वो अन्य लोगों को अपमानित नहीं करेंगे। बेंच के दूसरे जस्टिस जोसेफ ने ये कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो राजनेता हैं वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में धर्म और राजनीति जुड़े हुए हैं, यही कारण है कि हेट स्पीच हो रही है। जस्टिस ने कहा कि राजनीति और धर्म को अलग करना होगा, इसकी सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य हेट स्पीच मामले में निष्क्रिय रवैया अपना रहा है। राज्य इस मामले में नपुंसक है और वो समय पर काम नहीं करता है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि राज्य चुप क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसका मतलब ये है कि अदालत इसे मान रही है। तब जस्टिस जोसेफ ने कहा कि दूसरे धर्म के लोगों ने भारत में रहना चुना है और सभी भाई बहन हैं। भाईचारे को बढ़ाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट उस अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हिंदू संगठन के हेट स्पीच पर कंट्रोल करने में विफल रही, जिसके बाद उसके खिलाफ कंटेम्प्ट अर्जी दाखिल की गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब 28 अप्रैल को सुनवाई का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट APN न्यूज। केरल हाईकोर्ट ने रेलवे को ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की समय समय पर समीक्षा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस S मणिकुमार और जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन की खंडपीठ ने रेल यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए ये आदेश पारित किया। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने 28 अप्रैल 2021 को हुई एक घटना के मद्देनजर रेल यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। इसके बाद 2021 में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की थी। दरअसल हमलावर ने चलती ट्रेनों में एक महिला यात्री पर हमला किया था, जिसके चलते वो महिला चलती ट्रेन से गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई थी। अदालत के समक्ष रेलवे द्वारा प्रस्तुत एक बयान में ट्रेनों और स्टेशनों में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पहले से किए गए कई उपायों को सूचीबद्ध किया गया था, जिनमें शामिल है रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
लिए शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच चयनित मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनों में एस्कॉर्ट प्रदान किया जाता है। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सहायक के रैंक के अधिकारी ट्रेन एस्कॉर्ट करने के लिए उप निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। महिला सब इंस्पेक्टर की देखरेख में समय समय पर महिला आरपीएफ कर्मचारियों से युक्त विशेष दस्ते का गठन किया जाता है। मेरी सहेली योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू की गई है, जिसमें अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लगभग 178 कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और लगभग 362 कोचों में फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। तो वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के तहत एक ट्रायल कोर्ट केवल आरोप को बदल सकता है या पहले से तय किसी आरोप में जोड़ सकता है। अदालत ने कहा कि वो पहले से तय किए गए आरोप को हटा नहीं सकता। जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की सिंगल जज बेंच ने कहा, यदि ट्रायल कोर्ट किसी ऐसे अपराध के लिए आरोप तय करता है जिसे मुकदमे के दरमियान पर्याप्त सामग्री पेश करके अभियोजन पक्ष ने बनाया नहीं है, तो अदालत अभियुक्त का उक्त अपराध के लिए बरी कर सकती है या अदालत अभियुक्त को कमतर अपराधों के लिए दंडित कर सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय की घोषणा से पहले आरोप तय करने के बाद अदालत के पास अपनी ओर से तय किए गए किसी भी आरोप को हटाने की कोई शक्ति नहीं है। मामले में कोर्ट ने एक महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया और 16 जून 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376(2)(f) और पॉक्सो एक्ट धारा 4 और 6(n) के तहत लगाए गए आरोपों को हटा दिया था। महिला ने अपने पति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने अपराधों के लिए चार्जशीट दायर की थी। आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 227 के तहत अर्जी दायर कर मामले में खुद को आरोप मुक्त करने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और उसके खिलाफ आरोप तय करने की कार्यवाही की। बाद में आरोपी ने धारा 216 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर कर गंभीर आरोपों को हटाने की मांग की। कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने ये तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 216 को पढ़ने से ये पता चलता है कि न्यायालय के पास अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय होने के बाद किसी भी अपराध को हटाने की कोई शक्ति नहीं है। बेंच ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि निचली अदालत को सीआरपीसी की धारा 216 के तहत अभियुक्त की ओर से दायर आवेदन को स्वीकार करने में गलती की। बॉम्बे हाईकोर्ट से अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। पत्रकार से दुर्व्यवहार करने के आरोपों को गलत बताते हुए कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ वर्ष 2019 में की गई शिकायत को खारिज कर दिया है। 2019 में अशोक पांडे नाम के एक पत्रकार ने आरोप लगाया था कि सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख ने उनके साथ मारपीट की और गाली गलौज भी की है। पत्रकार ने सबसे पहले अपनी शिकायत अंधेरी में मजिस्ट्रेट के पास की थी। सलमान खान ने एक पत्रकार की शिकायत पर पारित समन आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें दावा किया गया था कि अभिनेता मुंबई की सड़कों पर साइकिल चला रहे थे जब उन्होंने मुंशी के साथ हाथापाई की और उनका फोन छीन लिया। पत्रकार के वकील ने शिकायत दाखिल करते हुए बताया था कि जब अशोक पांडे 2019 में सलमान के साथ एक फोटो ले रहे थे, तभी अभिनेता के बॉडीगार्ड्स ने उनका फोन छीन लिया और उनसे मारपीट की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सलमान ने भी उन्हें धमकाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने आज सभी आरोपों को निराधार बताते हुए सलमान को क्लीन चिट दे दी है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डीएन नगर पुलिस स्टेशन से एक रिपोर्ट मांगी, जहां शिकायत दर्ज की गई थी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 202 के तहत सकारात्मक पुलिस रिपोर्ट और अन्य सामग्री के आधार पर मजिस्ट्रेट ने पाया कि सलमान खान के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार था। मजिस्ट्रेट ने देखा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान, 506 आपराधिक धमकी के तहत अपराध बनाया गया था और उसे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने के लिए समन किया गया था। सलमान ने तब उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने अप्रैल 2022 में आदेश पर रोक लगा दी। खान ने अपने खिलाफ शिकायत को रद्द करने की भी मांग की।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राष्ट्रगान के कथित अपमान वाले मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। सीएम पर आरोप है कि मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया था। ममता के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली शिकायत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस अमित बोरकर की सिंगल बेंच ने जनवरी 2023 के सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। ममता ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि सेशंस कोर्ट को समन को रद्द करने और मामले को वापस लेने के बजाय पूरी शिकायत को रद्द कर देना चाहिए था। जस्टिस अमित बोरकर ने कहा, सेशंस कोर्ट की ओर से पारित आदेश में मामले को नए सिरे से जांच के लिए वापस मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजने और समन जारी करने पर नए सिरे से निर्णय करने में कोई खामी नजर नहीं आती। इसीलिए हाई कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। याचिका में राष्ट्रगान का कथित तौर पर अपमान करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने वाली अर्जी को पुनर्विचार के लिए फिर से मजिस्ट्रेट अदालत के पास भेजने के विशेष सांसद विधायक अदालत के फैसले को ममता बनर्जी ने चुनौती दी थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्थानीय बीजेपी पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता की शिकायत पर मार्च 2022 में सीएम ममता बनर्जी को समन जारी किया था। सीएम ममता ने उनके खिलाफ जारी समन को स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में चुनौती दी थी। जनवरी 2023 में विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाड़े ने प्रक्रियात्मक आधार पर समन को दरकिनार कर दिया। इसके साथ मजिस्ट्रेट से गुप्ता की शिकायत पर नए सिरे से विचार करने को कहा था। चलिए आइए अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रगान से जुड़े नियम कानून क्या हैं और राष्ट्रगान के अपमान पर क्या सजा के प्रावधान हैं। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए, मुंबई कोर्ट ने वेडनेसडे को वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ फाइल्ड एक कंप्लेंट पर पुलिस जांच के आदेश दिए। बीजेपी मुंबई सेक्रेटरी विवेकानंद गुप्ता ने ममता के खिलाफ कंप्लेंट की कि उन्होंने जन गण मन बैठकर गाया, जो कि राष्ट्रगान का अपमान है। जन गण मन अधिनायक जय हे। चलिए समझते हैं एज पर द लॉ राष्ट्रगान का अपमान कब माना जाएगा और इस पर क्या सजा हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग राष्ट्रगान का अपमान करने पर 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। केवल 2 कंडीशंस में राष्ट्रगान की डिसरिस्पेक्ट नहीं मानी जाएगी। राष्ट्रगान को मर्यादा में गाया जाए और जब भी राष्ट्रगान गाया जाए या बजाया जाए तो अटेंशन पोजीशन में खड़ा होना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर 1954 में कहा गया है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान के अपमान जैसे मामलों में संसद के पास कानून बनाने का स्पेशल राइट है। मार्च 2016 के एक ऑर्डर में कहा गया था कि अगर किसी फिल्म में राष्ट्रगान का इस्तेमाल हुआ है तो खड़ा होना सब्जेक्टिव है। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान पीनल कोड के देशद्रोह कानून की धारा 124A को देश के संविधान से असंगत बताते हुए अमान्य कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 124A को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह से निपटने के दौरान इस आधार पर राजद्रोह कानून को अमान्य कर दिया कि कानून का सत्ता द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जस्टिस करीम वही जज हैं जिन्होंने 2019 में पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ को दोषी ठहराया था और 2007 में संविधान को पलटने के लिए राजद्रोह के मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान के राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि देश का संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हालांकि राजद्रोह कानून उपनिवेशक काल का एक प्रावधान सरकारों के खिलाफ भाषणों को आजीवन कारावास तक की सजा देता है। एक नागरिक द्वारा दायर याचिकाओं में धारा 124A को संविधान को मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया कि प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के समान है, जिसे पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया था और केंद्र सरकार को प्रावधान पर पुनर्विचार करने को कहा था। एक अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से प्रावधान के तहत किसी भी FIR दर्ज करने से परहेज करने का आग्रह किया था, जबकि ये विचाराधीन था। तत्कालीन न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा था कि IPC की धारा 124A के तहत तय किए गए आरोपों के संबंध में सभी लंबित मुकदमे, अपील और कार्यवाही स्थगित रखी जाए। पिछले साल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की एक राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द्वारा दायर एक समान याचिका को सुनवाई योग्य नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया था।
कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.